हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैंने कुछ कहा, आपने सुना? डेफिनेटली सुना होगा। कहने और सुनने के बीच बहुत सारे प्रोसेसेस होती है। जैसे कि मान ले ये लड़का अपने दोस्त से कुछ कह रहा है, तो जब ये कह रहा है, बोल रहा है, उस समय उसके वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है। आप बोल के देखिए, आपके गले में वाइब्रेशन होगा। तो इस वाइब्रेशन के कारण साउंड जनरेट होता है और वही साउंड इसके कानों में जाके कुछ असर करता है, जिससे कि कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होता है, जो ब्रेन में जाके सुनने का सेंसेशन क्रिएट करता है। अब ये जो बोलना है, ये लड़का जो बोल रहा है, इसके गले में जो वाइब्रेशन हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये तो बायोलॉजी की बात है। ये बायोलॉजी इसके साथ डील करेगा। और यहाँ पर कान के अंदर क्या हो रहा है, ये भी बायोलॉजी डील करेगा। और जो न्यूरॉन ब्रेन में जो सेंसेशन, सुनने का सेंसेशन क्रिएट कर रहा है, ये भी बायोलॉजी या फिर कहें न्यूरोलॉजिकल साइंस जो है वो डील करेगा। लेकिन बीच में ये जो बोल रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है और समहाउ वो वाइब्रेशन इसके कानों तक पहुँच रहा है, ये जो बीच में फंडामेंटल पार्ट है, इस फंडामेंटल पार्ट के साथ डील करता है फिजिक्स। कि पार्टिकल्स में क्या हो रहा है, कि यहां से एक सर्टेन चीज एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच रहा है, और वो कैसे पहुंच रहा है। तो यहां पर जब गले में वाइब्रेशन होता है, तो वही वाइब्रेशन आसपास का जो एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाता है, और वही वाइब्रेशन प्रोपेगेट करके इसके कानों तक पहुंचता है, और वो वाइब्रेशन जाके कान में कुछ वाइब्रेट करवाता है, जिससे कि न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रिगर होता है, जो कि ब्रेन में जाके सुनने का सेंसेशन को क्रिएट करता है। बेसिकली हम जिस पार्ट के साथ डील करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने बात किया, फिजिक्स जिस पार्ट के साथ डील करेगा वो ये कि ये वाइब्रेशन किस तरह से एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर रहा है। यहाँ पर मैंने एनर्जी को क्यों कहा, क्योंकि आप देखिए, जब इसका वाइब्रेशन गले में नहीं हो रहा था, मतलब ये लड़का बोल नहीं रहा था, उस समय इसके कानों में किसी भी तरह का सेंसेशन क्रिएट नहीं हो रहा था, क्योंकि कान को वाइब्रेट कराने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जब ये बोलने लगा तो इसके कान में वाइब्रेशन हुआ, जिससे कि ये सुनने लगा। क्यों हुआ वाइब्रेशन? क्योंकि यहां पर गले का वाइब्रेशन हवा को वाइब्रेट करवा रहा है। हवा का एक लेयर का मॉलिक्यूल्स अगले लेयर को वाइब्रेट करवा रहा है, वो फिर अगले लेयर को वाइब्रेट करवा रहा है। इस तरह से वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी इस जगह से एनर्जी इस जगह तक पहुंच रहा है। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होते हुए ये साउंड जो है एक जगह से दूसरे जगह में प्रोपेगेट करता है। अब फंडामेंटली वाइब्रेशन के कारण एयर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ये अभी हमें देखना है। सपोज चलिए हम उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा, आगे पीछे होगा, जिससे कि ये अपने आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगा या उसे भी अपने साथ धकेलेगा और खींचेगा। तो कैसा सिनेरियो क्रिएट होगा। ये जो सिचुएशन अभी आप देख रहे हैं, यही एग्जैक्टली होता है जब साउंड प्रोपेगेट करता है। ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, इन डॉट्स को आप मान के चलिए अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। अब एक मॉलिक्यूल मानेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, आगे चल के कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैंने कहा ये ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक डॉट को आप ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मान के चलिए। तो इस तरह से एक देखें, वाइब्रेशन एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच रहा है। एग्जैक्टली इसके अंदर यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, चलिए अभी हमें वही चीज़ देखना है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेयर, एयर का एक लेयर को कंसीडर करते हैं। ये पार्टिकल, ये ऑब्जेक्ट वो वाइब्रेट करेगा, तो एक लेयर, एयर का एक लेयर के साथ क्या होगा, ये अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे। वाइब्रेट करने के लिए ये सबसे पहले आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ते हुए ऑब्वियसली इसके साथ जो सटा हुआ एयर का लेयर है उसे भी धकेलते हुए ये ले जाएगा, पहली बात है, ठीक है। तो ये जब आगे बढ़ेगा वाइब्रेशन के दौरान ये ऑब्जेक्ट, तो अपने साथ जो सटा हुआ लेयर है उस लेयर को भी ये धकेल के ले जाएगा। और जब ये पीछे आएगा, वाइब्रेशन मतलब क्या, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, ये आगे पीछे होगा। तो ये आगे गया तो इसे धकेलते हुए ले गया इस लेयर को। जब ये ऑब्जेक्ट पीछे आएगा, उस समय आप गौर करें, इस रीजन में एक वैक्यूम क्रिएट होगा, होना ही है। ये जब पीछे चला जाएगा तो ये एक एम्प्टी स्पेस बन जाएगा। तो इस वैक्यूम को भरने के लिए यही वाला लेयर पीछे की तरफ आ जाएगा। तो ऑब्वियसली होगा क्या, सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा, ऑब्जेक्ट आगे गया, उसके साथ लेयर भी आगे गया, ऑब्जेक्ट पीछे आया, तो जो वैक्यूम बन रहा है उस वैक्यूम को भरने के लिए एयर का ये लेयर उस जगह को भर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जिस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, ये लेयर, एयर का ये लेयर उसी के साथ साथ ऑसिलेट करेगा। ये तो अभी हमने एक लेयर के साथ डील किया, चलिए एक और लेयर ले लेते हैं। अब क्या होगा देखें, अब देखें, जब ये बॉडी इस तरह से वाइब्रेट करेगा तो दोनों लेयर्स वाइब्रेट करेगा। ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट लेयर को पुश करेगा तो फर्स्ट लेयर नेक्स्ट लेयर को पुश करेगा। लेकिन ध्यान दें, यहां पर एक छोटा सा टाइम डिले है। ये जिस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, ये थोड़ा सा समय का एक छोटा सा डिफरेंस है, इसे तो रहना ही है। आप एक मोमबत्ती जलाइए,
और क्या करें, आप फूके, 1-1.5 मीटर दूर से आप फूके, आपने फूंक मारा और उसके थोड़ी देर बाद वो जो मोमबत्ती का लौ है वो हिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मे बी दैट टाइम इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, मे बी दैट इज 0.1 सेकंड या 0.05 सेकंड या 0.01 सेकंड, पर समय तो लगेगा, समय तो लगना ही है। आपने जो फूंक मारा, जो प्रेशर क्रिएट किया, उस प्रेशर को प्रोपेगेट होने में, आगे बढ़ने में थोड़ा तो समय लगेगा। दैट मीन यहां भी वही कॉन्सेप्ट आप लगाइए, ये लेयर आगे बढ़ रहा है तो अगले लेयर पे असर इमीडिएटली नहीं हो सकता है ना, थोड़ा तो समय लगेगा। वो जो थोड़ा सा समय है उसी के कारण यहां पर एक टाइम डिले आपको दिख रहा है, उसी के कारण देखिए इस दोनों के ऑसिलेशंस में एक टाइम का गैप आ गया। ओके, अब एक और लेयर कंसीडर कर लेते हैं। देखिए कैसा सिचुएशन होगा, कुछ उसी तरह का। टाइम डिले तीसरे में भी होगा, पहला लेयर, उससे थोड़ा बाद में ये लेयर ऑसिलेट कर रहा है, उससे थोड़ी देर बाद ये लेयर, तीसरा लेयर ऑसिलेट कर रहा है। सेम लॉजिक लगा दीजिए। अब हम लोग एक लंबा सा कॉलम कंसीडर करेंगे, एयर कॉलम। अब हम लोग इसे ऑसिलेट करवाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करवाएंगे। चलिए हमने वाइब्रेट करवा दिया, तो देखिए एक टाइम डिले है। यहाँ जैसे ही धकेलना शुरू हुआ उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर वाइब्रेशन शुरू हुआ, होना ही है। मोमबत्ती को फूंक मारिए, आप समझ जाएंगे क्यों। वेल, अब आप देखिए जो टाइम का डिफरेंस है अलग अलग लेयर्स में, ऑसिलेशन का टाइम का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के कारण एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर देखिए जब ये आगे बढ़ रहा तो यहाँ पर कंप्रेस्ड है एयर, बहुत ही डेंस है। इस तरह से देखिए ये जो डेंस पार्ट है, देखिए इस तरह से आगे बढ़ रहा है। फिर से देखिए ये डेंस पार्ट इस तरह से आगे बढ़ रहा है, एक जगह पे ये डेंस हो जा रहा है और दूसरे जगह पे जब ये पीछे की तरफ जा रहा है तो इस समय देखिए ये रेयरिफाइड है, मतलब थोड़ा सा एक्सपैंडेड है, रेयर्ड है। ये जो मॉलिक्यूल्स है थोड़ा दूर दूर हो चुका है। सो यहाँ पर आपको कंप्रेशन इस तरह से आगे बढ़ते हुए आपको दिखेगा। आप फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो वाइब्रेट कर रहा है ये अगले लेयर को वाइब्रेट करवा रहा है, वो फिर अपने अगले लेयर को वाइब्रेट कर रहा है, वो अगले लेयर को अपना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, फिर वो अगले लेयर को ट्रांसफर कर रहा है और उस एनर्जी ट्रांसफर में थोड़ा थोड़ा समय लग रहा है, समय का एक डिफरेंस हो रहा है, जिसके कारण ऑसिलेशन का जो टाइम है इसमें एक डिफरेंस है, जिसके कारण यहाँ पर ये ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एक लेयर दूसरे लेयर को, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को, जो एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है, इस तरह का जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो हम इस चीज को, पूरे इस चीज को हम वेव कहते हैं। बेसिकली वेव का डेफिनेशन ही यही होता है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस। यहां पर डिस्टर्बेंस हो रहा है एयर मॉलिक्यूल में, सो वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। यहां पर एयर जो है ये मीडियम है, माध्यम है, मीडियम। सो मीडियम में एक डिस्टर्बेंस है, कैसा डिस्टर्बेंस, दैट ट्रांसफर्स, दैट डिस्टर्बेंस ट्रांसफर्स एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट ने इस लेयर को धकेला तो उस लेयर को एनर्जी मिला, फिर उसने अगले को धकेला उसे एनर्जी मिला, फिर अगले को धकेला उसने तो उसे एनर्जी मिला। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर आगे की तरफ होते जा रहा है। ट्रांसफर्स एनर्जी प्रोग्रेसिवली, एक के बाद दूसरा, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, तो प्रोग्रेसिवली एक के बाद दूसरे पे एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन दैट मीडियम। एक पॉइंट से एनर्जी दूसरे पॉइंट में प्रोपगेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये वेव का डेफिनेशन है। सो बाय डेफिनेशन यहां पर जो भी हरकत हो रहा है इस हरकत को हम वेव कहेंगे। यहां पर एयर मीडियम है, सो इस मीडियम में, एयर के इस मीडियम में हरकत हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिस डिस्टर्बेंस को हम कहेंगे वेव। और वेव जो है बेसिकली हम दो तरह के वेव्स के साथ, मैकेनिकल वेव्स के साथ डील करते हैं। एक है जो इस तरह का वेव है और दूसरा जो पानी में बनता है। इस तरह के वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। पानी वाला वेव के बारे में थोड़ी देर में बात कर रहे हैं। सो इसे हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। क्या डेफिनेशन है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर वेव्स इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज इन द सेम डायरेक्शन। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखिए, आप इसे चलिए एक बार पार्टिकल मान लेते हैं। इसे कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये आगे पीछे इस तरह का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का देखें, पार्टिकल्स का आगे पीछे इस तरह का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर वेव्स इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज इन द सेम डायरेक्शन एज और in the opposite direction to the direction of propagation of the wave। अब direction of propagation of the wave मतलब सबसे पहले तो देखिए propagation of the wave का मतलब क्या है। ये अगर एक वेव है और वेव क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर, डिस्टर्बेंस के कारण एनर्जी का ट्रांसफर। तो किस डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, कहां से शुरुआत है एनर्जी का ट्रांसफर का, यहां से। इस ऑब्जेक्ट ने एनर्जी दिया, उसने आगे को दिया, फिर आगे वाले को उसने दिया। सो एनर्जी का जो ट्रांसफर है उसका डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। सो वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। वेल ठीक है, अब जो पार्टिकल्स है वो जो ऑसिलेट कर रहा है उसका डायरेक्शन देखिए, या तो वो इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेफिनेशन है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का, वो डेफिनेशन ही ऐसा है कि अगर पार्टिकल्स, मीडियम का जो पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट अगर
वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, देन दैट वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। जबकि अगर मान ले एक शांत पानी है, यहां पर आपने एक पत्थर गिरा दिया इस जगह पे, तो यहां से वेव इस तरह का उठता है और फिर ये आगे चल के डाई ऑफ हो जाता है। सो वेव का प्रोपगेशन देखिए, आपने पत्थर यहां पर गिराया, इधर भी वेव निकलेगा ऑब्वियसली। सो आपने यहां पर पत्थर गिराया, पूरा पानी शांत था, आपने पत्थर गिराया यहां पर, यहां से वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस शुरू हुआ। वो डिस्टर्बेंस किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है? डिस्टर्बेंस इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, वेव इस तरह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब पार्टिकल्स को अगर देखें तो पार्टिकल्स, यहां का पार्टिकल्स ऊपर जाएगा फिर ये नीचे जाएगा, यहां का भी पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा। पार्टिकल्स तो आगे नहीं बढ़ता है। पानी में पत्थर डाल के देखें, पानी ऊपर नीचे होता है। एक मान ले ये पानी है और यहाँ पर एक लकड़ी है, हल्का सा लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर फ्लोट कर रहा है। आप यहाँ पत्थर डाल दे तो जो वेव बनेगा ये लकड़ी का टुकड़ा ऊपर नीचे होगा, ये आगे नहीं बढ़ जाएगा इस डायरेक्शन में, या ऐसे 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 वाइब्रेट नहीं करेगा, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। इसका मतलब पानी वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, अगर पानी में जो वेव बनता है, पानी में अगर पत्थर डाल दे तो जो वेव बनेगा वो वेव इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर पार्टिकल्स का जो डिस्टर्बेंस होगा या फिर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट जो वेव का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है या वेव का प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा। सो वो इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है। ये जो पानी वाला वेव है, इस वेव को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन, ये जो वेव का डायरेक्शन इधर है और पार्टिकल अगर इस तरह से ऑसिलेट करे ऊपर नीचे, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जो परपेंडिकुलर है, इस तरह का जो वेव है, इस वेव को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। तो फिलहाल हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल है, जब हम लोग साउंड जनरेट करते हैं, वो साउंड जो प्रोपगेट करता है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस चीज़ को, इस डिस्टर्बेंस को एक जगह पे हम लोग क्या करते हैं, पॉज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने कर दिया पॉज। अब आप गौर करें कि इस रीजन में, इस वाले रीजन में एयर जो है ये कंप्रेस्ड है, दबा हुआ है। देखिए ये थोड़ा कंप्रेस्ड है, इस रीजन को कहा जाता है कंप्रेशन। और ये इस जगह पे आप गौर करें, यहां पर एयर जो है ये थोड़ा सा दूर दूर है मॉलिक्यूल्स, या हम कह सकते हैं ये एक्सपेंडेड है, खाली खाली थोड़ा है, रेयर्ड है, तो इसे रेयरफैक्शन कहा जाता है। सो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक वेव में, या जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उस लॉन्गिट्यूडिनल वेव में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। इसके साथ रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानना है, जैसे कि वेवलेंथ क्या होता है वेव का, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा टच करवा देता हूँ चीज़ों से। यहाँ पर एक कंप्रेशन बन रहा, वेव तो आगे भी बढ़ा हुआ है, तो आगे एक और नेक्स्ट जो कंप्रेशन होगा, दो कंप्रेशंस के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को इस वेव का वेवलेंथ कहा जाता है। आप रेयरफैक्शन से भी ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक रेयरफैक्शन है, आगे भी आपको एक रेयरफैक्शन मिलेगा, सो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम कहेंगे वो है इस वेव का वेवलेंथ। और जो यहाँ पर ऑसिलेशन हो रहा है, यहां पर ये आगे बढ़ रहा, पीछे जा रहा है, तो एक बार आगे जाके पीछे आने में, जिसके बाद फिर से ये उसी चीज को रिपीट करेगा, जैसे ये आगे गया पीछे आया, इसके बाद इसी को ये रिपीट करेगा, फिर से आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। तो एक बार आगे जाके पीछे आना जो है, इसके लिए इसे कुछ समय लग रहा है, आप उसको दिमाग में रखिए, समय लग रहा है। 1 सेकंड में ये जितना बार इस तरह से इस चीज़ को करेगा, आगे जाना फिर पीछे आना, जितना बार होगा उसे कहा जाता है इसका फ्रीक्वेंसी। ये गया और आया एक बार, फिर गया और आया 2 बार, फिर गया और आया 3 बार। मान ले 1 सेकंड में 3 बार ये आगे जाता है पीछे आता है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, ये फ्रीक्वेंसी होगा 3। चलिए इनके बीच बहुत सारे रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखें, ये पार्ट जो है इसे हम कंप्रेशन कहते हैं और इस पार्ट को हम कहते हैं रेयरफैक्शन। इस तरह से साउंड का प्रोपगेशन होता है। अब गौर से देखिए, अगर मान ले ये मॉलिक्यूल्स यहां पर रहता ही नहीं रहता मॉलिक्यूल्स, एयर नहीं है, वैक्यूम है, तो फिर क्या ये साउंड का प्रोपगेशन होता? क्या ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इस वाइब्रेटिंग बॉडी से आगे के पॉइंट्स में, ये प्रोपगेशन हो पाता या नहीं होता? प्रोपगेशन एनर्जी का कैसे हो रहा है? इसने इसको धकेला, इसने इसको धकेला, इसने इसको धकेला, इसने इसको धकेला, इसी तरह से जो एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ रहा है, जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, वही तो वेव है। इस तरह का जो वेव है वही तो ये वेव है, जो साउंड वेव है। अब अगर ये मॉलिक्यूल्स, धकेलने वाला एलिमेंट ही नहीं रहता, तो फिर एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता? ये हिलते रहता और एनर्जी का ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कौन ले जाता है एनर्जी को? किसके थ्रू काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होता? कोई है ही नहीं मॉलिक्यूल, तो ट्रांसफर भी नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि साउंड वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है।
वैक्यूम में साउंड प्रोपगेट नहीं कर सकता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक आप इसे एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं कि एक इस तरह का जार है, इस जार के अंदर एक बेल भर दिया गया, ये जो की है बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है ऑब्वियसली, की को जब दबाएंगे, स्विच को जब ऑन करेंगे तो ऑब्वियसली करंट पास होगा यहाँ से, जिसके कारण बेल में रिंग होगा। आप नॉर्मली इस की को दबा के देखें तो ये जो बेल में रिंग होगा वो आपको सुनाई देगा। फिर क्या है कि इसे वैक्यूम पंप के साथ जोड़ा गया है, फिर इससे अंदर का जो हवा है उस हवा को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो फिर ये बेल जो है ये तो बजते जाएगा, मतलब इसमें स्ट्राइक तो करेगा, ये इस तरह से स्ट्राइक करेगा, लेकिन साउंड यहां से आगे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि साउंड को प्रोपगेट होने के लिए जो मीडियम की जरूरत है वो मीडियम ही नहीं है। तो यहां से एनर्जी आगे कैसे बढ़ेगा, यहां से एनर्जी बाहर निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि इस जगह पे वैक्यूम है। सो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो आपको ये क्लियरली इंडिकेट कर देगा कि साउंड वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड के इस चैप्टर में अब तक हमने देखा कि जब कोई बात करता है, कुछ बोलता है, तो उसका वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन के कारण उसके आसपास जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करता है, फिर वो वाइब्रेशन आगे बढ़ता है। जब ये किसी के कानों तक पहुंचता है ये वाइब्रेशन, तो उसके दिमाग में सुनने का सेंसेशन होता है और ये जो वाइब्रेशन का प्रोपगेशन है, इसी प्रोपगेशन को हम साउंड कहते हैं। हमने ये भी देखा था कि ये साउंड जो है ये वाइब्रेटिंग बॉडी से जनरेटेड होता है और किस तरह से वो जनरेटेड होता है। सपोज कि ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये इस तरह से आगे पीछे होगा और यहाँ पर ये जो डॉट्स है ये ग्रुप ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट कर रहा है। तो जब ये बॉडी वाइब्रेट करेगा तो ये एयर मॉलिक्यूल्स पे एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वही एनर्जी धीरे धीरे आगे की तरफ प्रोपगेटेड होगा और इसी प्रोपगेशन को हम वेव का, साउंड वेव का प्रोपगेशन कहते हैं। तो इस तरह से साउंड वेव आगे बढ़ता है। हमने ये भी देखा था कि ये आगे किस तरह से बढ़ता है। हम सिर्फ एक लेयर को, एयर के एक लेयर को अगर कंसीडर करें तो देखिए ये बॉडी जब आगे की तरफ जाएगा तो ये इस लेयर को अपने साथ आगे की तरफ धकेलेगा। जब ये पीछे आएगा तो इस जगह पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा, उस वैक्यूम को भरने के लिए यही वाला एयर का लेयर ये पीछे की तरफ आएगा। तो ये एक साथ, ये बॉडी और ये हवा का लेयर जो है एक साथ आगे पीछे होगा। अब दो लेयर्स के साथ देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब ये बॉडी आगे बढ़ेगा तो ये लेयर उसके साथ आगे बढ़ेगा, पहला लेयर, सटा हुआ लेयर, लेकिन वही एनर्जी का ट्रांसफर अगले लेयर तक होने के लिए या थोड़ा दूर होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर एक टाइम डिले हमें दिखेगा, थोड़ा लेट से दूसरा वाला लेयर जो है ये वाइब्रेट करना शुरू करता है। तो यहाँ पर जो टाइम डिले है, इस टाइम डिले के कारण जब बॉडी वाइब्रेट करता है और एयर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन का ट्रांसफर होता है या एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो उस डिले के कारण हमें एक बहुत ही सुंदर पैटर्न देखने को मिलता है। कहीं पर हमें कंप्रेशन दिखता है, बहुत ही डेंस एयर मॉलिक्यूल्स, और कहीं पर बहुत ही रेयर एयर मॉलिक्यूल्स दिखता है। तो इस चीज़ को हम, इस जगह को खासकर जहाँ पर कि बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स डेंसली पैक्ड है, इस जगह को हम कहते हैं कंप्रेशन, और इस जगह को जहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ही रेयर है, इस जगह को रेयरिफैक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर इस फिगर में हमें दो जगह पे कंप्रेशन दिख रहा है, एक तो इस जगह पे और दूसरा इस जगह पे, और दो जगह पे रेयरिफैक्शन दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कंप्रेशन के जगह पे ध्यान दें कि मॉलिक्यूल्स जो है, एयर मॉलिक्यूल्स, ये बहुत ही डेंसली पैक्ड है या डेंसली सिचुएटेड है। तो हम कह सकते हैं इस जगह पे, इस कंप्रेशन वाले जगह पे और इस जगह पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और अगर यहाँ से आप दाहिने या बाएं तरफ बढ़ते जाएं तो आप देखें धीरे धीरे डेंसिटी घटते जाएगा और यहाँ पे रेयरिफैक्शन के जगह पे डेंसिटी सबसे कम होगा, फिर डेंसिटी बढ़ते जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। और जहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स के कारण जो प्रेशर है वो प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर डेंसिटी सबसे कम है तो यहाँ एयर का प्रेशर भी सबसे कम होगा। तो अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, प्रेशर या फिर डेंसिटी के लिए ग्राफ बनाते हैं, तो फिर वो ग्राफ, उसका फिगर कुछ ऐसा होगा। इस जगह पे, कंप्रेशन वाले जगह पे, यहाँ पर प्रेशर या डेंसिटी कहे, जो भी कहे, ये सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर भी ये सबसे ज़्यादा होगा, और रेयरिफैक्शन वाले जगह पे डेंसिटी या प्रेशर सबसे कम होगा। और यहाँ पर इस ग्राफ में जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो पॉइंट सबसे ऊपर है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन जगहों को कहा जाता है क्रेस्ट, और सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर सिचुएटेड है, इनको कहा जाता है ट्रफ। अब चलिए थोड़ा रियलिस्टिक व्यू देखते हैं। ये वेव, साउंड वेव भी बनता जाएगा और उसके लिए जो प्रेशर ग्राफ होगा वो भी उसी के साथ बनता जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन आगे बढ़ते जा रहा है, तो पीक जो है ग्राफ का, ये पीक भी आगे बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ देखिए एक ऑसिलेशन आगे जाना और पीछे आना होता है, आगे गया, पीछे आया, एक ऑसिलेशन हुआ। तो उस एक ऑसिलेशन के लिए कितना यहाँ पर वेव जो है कितना बन रहा है, तो एक ऑसिलेशन जब होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक ऑसिलेशन जब होगा उस समय कितना सा वेव बनेगा। रेडी, 1 2 3, ये आगे गया और ये पीछे आया एक वेव, ये आगे गया, ये पीछे आया एक और ऑसिलेशन। तो इस तरह से आप गौर करें कि जब एक ऑसिलेशन हो रहा है तो इस वेव का इतना सा पार्ट बन रहा है।
कहीं कहीं पर इसे एक वेव भी कहा जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि एक ऑसिलेशन के कारण बन रहा है, इसे एक वेव भी कहा जाता है। इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो इसका लेंथ है, ये लेंथ एग्जैक्टली बराबर होगा किसी एक क्रेस्ट से लेके अगले क्रेस्ट तक के डिस्टेंस का। वो बराबर होगा किसी एक ट्रफ से लेके अगले ट्रफ तक के डिस्टेंस का। और चूंकि ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ एक वेव का है, तो इस लेंथ को, इस वेव का वेव लेंथ कहा जाता है, जिसे कि ग्रीक लेटर लैम्डा से डिनोट किया जाता है। और इसका अगर एसआई यूनिट की बात करें तो चूंकि ये एक लेंथ है तो इसका एसआई यूनिट होगा मीटर। हमें पता है कि लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, तो इसका भी एसआई यूनिट होगा मीटर। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म पे बात करेंगे। इसके लिए हम दो ऑसिलेटिंग बॉडीज को कंसीडर करेंगे। दोनों ऑसिलेट करेगा और साउंड वेव जनरेट होगा, पर दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। पहला तेजी से ऑसिलेट कर रहा है, मतलब इसके ऑसिलेशन में कम समय लग रहा है, और दूसरा धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है। मान ले कि पहला 1 सेकंड में 2 बार ऑसिलेट कर रहा है, और ये जो दूसरा बॉडी है ये 1 सेकंड में 1 बार ऑसिलेट कर रहा है। अब इन दोनों के कारण जो साउंड वेव बन रहा है, उनका स्पीड देखे सेम है। आप दोनों के किसी कंप्रेशन के प्रोपगेशन पे ध्यान दें, आप पाएंगे कि दोनों का स्पीड सेम है, पर दोनों में डिफरेंस है। पहले केस में 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच डिस्टेंस कम है, जबकि दूसरे में डिस्टेंस ज्यादा है। यह इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहला तेजी से ऑसिलेट कर रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि यह फ्रीक्वेंटली ऑसिलेट कर रहा है। इस फ्रीक्वेंट शब्द से ही आया है फ्रीक्वेंसी। कोई इवेंट कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, यही है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ग्रीक लेटर न्यू से डिनोट किया जाता है। तो पहले का फ्रीक्वेंसी है 1 सेकंड में 2 ऑसिलेशंस। इसे फिजिक्स के टर्म में हम कहेंगे 2 ऑसिलेशंस पर सेकंड या 2 पर सेकंड। इस पर सेकंड के लिए फिजिक्स में एक टर्म है जो कि है हर्ट्ज, जिसे इन शॉर्ट कैपिटल H Z से डिनोट किया जाता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, और दूसरे का फ्रीक्वेंसी, ये 1 सेकंड में 1 बार ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज। तो ये तो हमने साउंड के सोर्स के ऑसिलेशन से डिसाइड किया कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, पर सिर्फ वेव से भी इसका फ्रीक्वेंसी पता किया जा सकता है। इसके लिए आप वेव के प्रोपगेशन के पाथ में कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। आप ये पाएंगे कि सोर्स के एक ऑसिलेशन के दौरान सिर्फ एक कंप्रेशन उस लाइन को क्रॉस कर रहा है और सिर्फ एक रियरिफैक्शन उस लाइन को क्रॉस कर रहा है। तो अगर 1 सेकंड में सोर्स में हुए नंबर ऑफ ऑसिलेशंस उसका फ्रीक्वेंसी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी लाइन को 1 सेकंड में जितना कंप्रेशंस या जितना रियरिफैक्शन क्रॉस करेगा, वही होगा उस साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी। तो ये तो रहा फ्रीक्वेंसी की बात, जो ये बताएगा कि 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है। उसी तरह से एक ऑसिलेशन होने में जितना टाइम लगेगा, उसे उस साउंड वेव का टाइम पीरियड कहा जाता है। इसे कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। पहले केस में टाइम पीरियड होगा हाफ सेकंड का, दूसरे में टाइम पीरियड होगा 1 सेकंड का। आपको यहां फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच एक बेहतरीन रिलेशन दिखेगा। आप देखिए, 2 पर सेकंड के फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम पीरियड है हाफ सेकंड का, और 1 पर सेकंड के लिए 1 सेकंड का। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब चलिए इन 2 साउंड वेव्स के लिए जो प्रेशर ग्राफ बनेगा वो भी देख लेते हैं। आप देखिए, जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उस वेव का प्रेशर ग्राफ लंबा बन रहा है, मतलब वेव लेंथ ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी कम तो वेव लेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेव लेंथ कम। फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ भी एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? चलिए मान लेते हैं कि एक वेव का फ्रीक्वेंसी है 3, यानी 1 सेकंड में 3 ऑसिलेशंस, 1, 2 और 3। तो 1 सेकंड में ये वेव कितना आगे बढ़ा? वेवलेंथ प्लस वेवलेंथ प्लस वेवलेंथ, या कहें 3 इंटू वेवलेंथ। 3 क्यों? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी 3 है। तो हम कहेंगे ये वेव 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ आगे बढ़ रहा है। और 1 सेकंड में कोई जितना मूव करता है वही उसका स्पीड होता है। जैसे कोई अगर 1 सेकंड में 5 मीटर चले तो उसका स्पीड होता है 5 मीटर पर सेकंड। तो यहां हम कह सकते हैं कि वेव का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होता है उस वेव के स्पीड के बराबर। यह वेव के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। मैं एक ही वर्ड को 2 तरीके से बोलूंगा। रेडी? हेलो। हेलो। ये जो पहला साउंड था वो हाई पिच साउंड था और दूसरा लो पिच। क्या आपको पता है कि हाई पिच और लो पिच साउंड में डिफरेंस कहां है? हाई पिच का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है और लो पिच का फ्रीक्वेंसी कम होता है। अब जैसे कि पिच 2 साउंड्स के बीच डिफरेंस क्रिएट करता है, उसी तरह से लाउडनेस भी डिफरेंस क्रिएट करता है। एक ही वर्ड या सेंटेंस को अगर कोई नॉर्मली बोले और फिर लाउड स्पीकर से बोले तो आप डिफरेंस बता सकते हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर से निकला साउंड लाउड होता है, जो बहुत दूर तक सुनाई देता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी होता है, जिस कारण वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है। यहां देखिए 2 सोर्सेस हैं।
दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन दूसरा ज़्यादा डिस्टेंस तक आगे बढ़ रहा है, तो वो एयर मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा एनर्जी इंपार्ट कर रहा है। दोनों साउंड का स्पीड और फ्रीक्वेंसी सेम है, पर दूसरे का लाउडनेस पहले से ज़्यादा है। चलिए इन दो साउंड वेव्स के लिए प्रेशर ग्राफ देख लेते हैं। दोनों वेव्स के कंप्रेशन वाले रीजन में देखें, दूसरे के लिए एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी पहले से ज़्यादा है, तो वहाँ प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो जो प्रेशर ग्राफ बनेगा उनमें दूसरे के लिए ग्राफ की हाइट ज़्यादा होगी। मीन लाइन से क्रेस्ट या ट्रफ तक के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लाउड साउंड के वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। तो ये थी साउंड वेव के वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड से रिलेटेड कुछ बेसिक सी बातें। आपको पता है साउंड गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स में ट्रैवल कर सकता है। जब गैसेस में साउंड ट्रैवल करता है तो वो बड़ा स्लोली ट्रैवल करता है, रिलेटिवली स्लोली ट्रैवल करता है। फॉर एग्जाम्पल, एयर में, हमारे आसपास इस एयर में जब साउंड ट्रैवल करता है तो इसका स्पीड लगभग 350 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि ये जब पानी में ट्रैवल करता है तब इसका स्पीड लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड होता है, और सॉलिड में तो इसका स्पीड और ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टील में साउंड का जो स्पीड होता है ये लगभग 6000 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि गैसेस में साउंड का स्पीड सबसे कम होता है और सॉलिड्स में साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, जबकि लिक्विड में स्पीड इन दोनों के बीच का होता है। पर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? आज के इस वीडियो में हम वो वाला रीज़न समझेंगे। तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है, या साउंड क्रिएट कैसे होता है, फिर ट्रैवल कैसे करता है। तो साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी से क्रिएटेड होता है। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास जो मीडियम है उस मीडियम के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लगता है। तो ये वाइब्रेटिंग बॉडी एनर्जी ट्रांसफर करता है आसपास के मॉलिक्यूल्स में या आसपास के पार्टिकल्स में, मैं कहूँगा। सो वो पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करता है, उसके पास एनर्जी रहता है, तो वो बगल वाले पार्टिकल को भी वाइब्रेट करवाता है। तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होते जाता है, वाइब्रेशन आगे बढ़ते जाता है और हम कहते हैं कि साउंड प्रोपगेट कर रहा है, साउंड आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, जब गैसेस है उनके पार्टिकल्स के बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो जब एक पार्टिकल में कुछ एनर्जी आता है तो वो एनर्जी जब दूसरे में वो ट्रांसफ़र करता है तो इसके लिए तो उसे इंटरैक्ट करना होगा एक दूसरे के साथ। बिना इंटरैक्शन का ये इस पे एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र करेगा? तो इंटरैक्शन होना ज़रूरी है। तो जब इसके पास एनर्जी आता है, ये अगले वाले पार्टिकल के साथ इंटरैक्शन करता है तो वो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, हेंस वाइब्रेशन का ट्रांसफ़र होता है और फिर साउंड प्रोपगेट करता है। लेकिन सॉलिड्स के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत क्लोज रहता है और उनके बीच जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है वो पार्टिकल्स। तो एक में अगर थोड़ा भी हलचल होता है तो इमीडिएटली अगले में हलचल हो जाता है, क्योंकि उसके साथ फिर अगला वाला पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो उसमें भी इमीडिएटली वो हलचल ट्रांसफर हो जाता है। तो सॉलिड्स में एनर्जी का ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है, जबकि गैसेस में उतना फास्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच गैप होता है बहुत ज़्यादा। इसे आप एक डेमोन्स्ट्रेशन से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये सॉलिड को इंडिकेट कर रहा है। देखिए, जो मार्बल्स है बहुत क्लोज है, बहुत करीब करीब है, तो ये मार्बल्स पार्टिकल्स को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो है ये गैस को इंडिकेट कर रहा है। देखिए, पार्टिकल्स के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। मैं दोनों में एक साथ एनर्जी दूंगा। आप देखिए, इस केस में जहाँ मार्बल करीब है, जो कि सॉलिड को इंडिकेट कर रहा है, इस केस में एनर्जी का ट्रांसफर तुरंत हो रहा है, जबकि दूसरे केस में जहाँ पर मार्बल के बीच गैप बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। अब चूंकि साउंड वेव में भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक जगह के पार्टिकल से दूसरे जगह के पार्टिकल में, तो इस डेमोन्स्ट्रेशन से आप समझ रहे होंगे, चूंकि पार्टिकल्स के बीच गैप ज़्यादा होता है गैसेस के केस में, इसीलिए साउंड को प्रोपगेट होने में गैसेस में ज़्यादा समय लगता है और सॉलिड में वो तुरंत प्रोपगेट कर जाता है। तो इसीलिए सॉलिड्स में साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है और गैसेस में सबसे कम होता है। और लिक्विड का प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच का होता है, इसीलिए लिक्विड में जो साउंड का स्पीड होता है ये इन दोनों के बीच का होता है। जब हम दूर किसी पहाड़ी की तरफ मुंह करके या फिर कोई बहुत बड़ा सा बिल्डिंग की तरफ मुंह करके जब जोर से कुछ कहते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, हेलो, तो वही आवाज कुछ देर बाद हम तक वापस आता है, हेलो। इस फेनोमेनॉन को कहा जाता है एको, साउंड का एको। ये एको बेसिकली होता है साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि एक बॉल, मान ले एक इस तरह का बॉल, ये जैसे आप दीवार की तरफ अगर फेंके तो वो टकरा के जिस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, एग्जैक्टली वैसे ही साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। बेसिकली साउंड होता क्या है? साउंड एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास का मटेरियल का जो पार्टिकल्स है वो भी वाइब्रेट करने लगता है और वाइब्रेशन का प्रोपगेशन होता है। मान लीजिए वो पार्टिकल है इस तरह से जो प्रोपगेट कर रहा, फिर आगे बढ़ रहा, फिर आगे बढ़ रहा। जब बिल्कुल एक दीवार मान लीजिए,
दीवार के आसपास का पार्टिकल जब ये वाइब्रेट करता है तो ये इस दीवार से टकराता है। जैसे ही वो पार्टिकल्स टकराता है उस समय वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करता है और वापस से जो वाइब्रेशन इस तरफ जा रहा था या एनर्जी का प्रोपगेशन जो इस तरफ हो रहा था, टकराने के बाद वही प्रोपगेशन अब उल्टे तरफ होने लगता है। टकराने के बाद पार्टिकल रिफ्लेक्ट करता है वहां से। तो इस तरह से फंडामेंटल तौर पे अगर देखें तो साउंड है क्या? साउंड है जो मटेरियल के पार्टिकल्स हैं, जो जिस मटेरियल में साउंड प्रोपगेट कर रहा है उसका जो पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स का वाइब्रेशन का प्रोपगेशन या एनर्जी का प्रोपगेशन। अगर फंडामेंटल तौर पे जो पार्टिकल है वो अगर किसी बड़े से ऑब्स्टिकल से टकरा के रिफ्लेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली जो प्रोपगेशन है साउंड का वो भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि उन्हीं पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से तो साउंड बना हुआ है, वही तो साउंड है। वही अगर रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो ऑब्वियसली साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है और ये रिफ्लेक्शन का नियम को फॉलो करता है। बेसिकली रिफ्लेक्शन का नियम क्या होता है? सपोज ये एक पार्टिकल है, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये पार्टिकल रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से आके टकराएगा और इस तरह से रिफ्लेक्ट करके जाएगा। तो ये आके टकराया और ऐसे रिफ्लेक्ट करके गया। तो इसका नियम क्या है? कौन सा नियम ये फॉलो करता है? जिस पॉइंट में ये स्ट्राइक कर रहा है या टकरा रहा है उस पॉइंट से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करें और ये पार्टिकल जिस एंगल से इंसिडेंट किया है, ये वाला जो एंगल है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है इसका पाथ, नॉर्मल के साथ इसका पाथ जो एंगल बना रहा है, और फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद जो ये गया, अब ये रिफ्लेक्टेड पाथ जो है इसका, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, दोनों एंगल सेम होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही रिफ्लेक्शन का बेसिक नियम है। और चूंकि पार्टिकल्स के रिफ्लेक्शन के कारण ही साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, तो साउंड भी सेम रूल को फॉलो करता है, सेम नियम को फॉलो करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि मान ले ये एक बड़ा सा ऑब्स्टिकल है, इस तरह से दिखा रहा हूँ आपको बेहतर समझ में आएगा। ये एक ऑब्स्टिकल है, साउंड इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, टकराया। अब ये वापस जब जाएगा रिफ्लेक्ट करेगा तो ये वही वाला नियम को फॉलो करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जैसे कि हमने एको के बारे में बात किया था, एको है क्या? साउंड का रिफ्लेक्शन है। तो साउंड का रिफ्लेक्शन तो इस रूम में भी हो रहा है, तो हमें वो एको क्यों नहीं सुनाई दे रहा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ आपसे, जैसे कि हेलो, तो वही हेलो वापस दीवार से टकरा के जब वापस आ रहा तो हमें एको क्यों नहीं समझ में आता है, हम वो परसीव क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए कोई बड़ा सा बिल्डिंग काफ़ी दूर होने की क्या ज़रूरत है? एक पहाड़ी को बहुत दूर होने की क्या ज़रूरत है? देखिए, हमारा ब्रेन जो है सुनने का सेंसेशन इसमें लगभग 0.1 सेकेंड तक होता है। उससे बाद मतलब 0.1 सेकंड के बाद अगर दो साउंड है, मान ले दो साउंड है, दो डिस्टिंक्ट साउंड्स है, अगर उन दोनों साउंड्स के बीच 0.1 सेकंड से कम का गैप हुआ तो हम दो डिस्टिंक्ट साउंड्स को अलग अलग परसीव नहीं कर सकते हैं। हमारा ब्रेन उसे सिंगल साउंड परसीव करेगा। लेकिन अगर वही दोनों साउंड्स के बीच का गैप अगर 0.1 सेकंड से ज़्यादा होता है तो हम समझ पाते हैं कि वो दो अलग अलग साउंड्स हैं। हमारा ब्रेन उन दोनों को अलग अलग कर पाता है, डिस्टिंग्विश कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसके दो प्रॉन्ग्स हैं। अगर मैं इस तरह से इसे हिट करता हूँ, दोनों प्रॉन्ग्स को अगर हिट करता हूँ तो दो साउंड क्रिएट हो रहा है, ऐसे इस तरह से, एक और दो, एक और दो। आप दो डिस्टिंक्ट साउंड्स आप सुन पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, दो अलग अलग साउंड्स हैं, एक दो, ठीक है। अगर मैं इसे बहुत तेजी से करूं तो दो साउंड्स के बीच का जो गैप है, टाइम गैप जो है वो इतना कम हो जाएगा, 0.1 सेकंड से बहुत कम हो जाएगा, तो हमारा ब्रेन जो है दो अलग अलग साउंड्स परसीव नहीं कर पाएगा। आपको समझ में आ रहा है? दो साउंड्स है, दोनों प्रॉन्ग्स को मैं हिट कर रहा हूं। मैं जितना तेजी से ये करूंगा उतना आपको कम समझ में आएगा कि दो अलग अलग साउंड्स है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अगर धीरे भी हिट करता हूं इस तरह से तो भी दोनों प्रॉन्ग्स को मैं हिट कर रहा हूं, अगर मैं बहुत तेजी से करता हूं तो भी दोनों प्रॉन्ग्स को ही मैं हिट कर रहा हूं, दो साउंड्स ही क्रिएट हो रहा है। लेकिन जब मैं तेजी से इसे हिट करता हूं उस समय होता यह है कि दोनों साउंड्स के बीच का गैप इतना कम हो जाता है कि हमें दो अलग अलग साउंड समझ में नहीं आता है। इसीलिए एक छोटे से रूम में जब हम बात करते हैं, वो जो साउंड वापस आ रहा है इतने कम समय में वो वापस आता है कि हमारा दिमाग उसे परसीव नहीं कर पाता है कि दो अलग अलग साउंड्स है, वो हमारा दिमाग उसे सिंगल साउंड की तरह परसीव करता है। और दूसरी बात यह है कि आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हो सकता है एक बार रिफ्लेक्ट किया, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट किया, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट किया, फिर रिफ्लेक्ट करते 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 कभी ना कभी तो 0.1 सेकंड से ज़्यादा का गैप हो जाएगा टाइम का। लेकिन होता क्या है, जब एक बार बॉडी रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि आप अगर एक बॉल को या एक मार्बल को ज़मीन में गिराते हैं तो जब ये टकराता है नीचे, जब ये टकराता है तो बहुत सारा एनर्जी वो ग्राउंड को दे देता है, बहुत सारा एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर इसका जो एनर्जी है वो इन पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने में बहुत सारा एनर्जी चला जाता है। तो जिस एनर्जी से ये टकराता है उस एनर्जी से वापस नहीं जाता है। सेम रूल यहाँ भी लागू होगा। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और ये वाइब्रेशन इस तरह से जा रहा है और जो पार्टिकल्स हैं जो
वॉल के साथ कोलाइड कर रहा, टकरा रहा है। वापस आते समय उसके पास उतना एनर्जी नहीं होता है, जाते समय हो सकता है इतना वाइब्रेट करते हुए जा रहा, लेकिन टकराने के बाद उसका एनर्जी घट जाता है, तो उसका वाइब्रेशन कम हो जाता है, मतलब उसका एनर्जी कम हो जाता है। फिर दूसरी बार टकराएगा तो ये और कम हो जाएगा इसका एनर्जी, और जितना कम एनर्जी होगा उसका लाउडनेस उतना कम होगा। इसीलिए हम धीरे धीरे बहुत बार टकराने के बाद जो साउंड बचता है उसे हम परसीव नहीं कर पाते, हमारा दिमाग परसीव नहीं कर पाता। इसलिए छोटे रूम में जो है अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो हो सकता है 4-5 बार टकराने के बाद वो जो आ रहा है वापस, हो सकता है 0.1 सेकंड से ज़्यादा का गैप हो, लेकिन उसके पास इतना कम एनर्जी है कि वो सुनने का सेंसेशन क्रिएट ही नहीं करता है। लेकिन जब बहुत दूर एक बिल्डिंग होता है या फिर कोई पहाड़ी होती है, तो जब हम कुछ चीख के कहते हैं हेलो, तो वो आवाज़ जाता है वहाँ से टकरा के वापस आता है, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। अगर ये टाइम 0.1 सेकंड से ज़्यादा हुआ तो फिर हम जो साउंड वापस आ रहा है रिफ्लेक्ट होके, उसे हम एक अलग साउंड की तरह परसीव कर पाते हैं, जिसे हम एको कहते हैं। तो फिर जब ये रूम तो छोटा है, जब बिल्डिंग बड़ा हो, रूम अगर काफ़ी बड़ा हो जाए तो फिर एको वाला प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। काफ़ी बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, तो उस समय क्या होगा, इस केस में क्या हो रहा है, साउंड गया वापस आया तो ये समय बहुत कम है, फिर वापस जब आ रहा टकरा के तो उसके पास एनर्जी ही नहीं बचता है कि वो 0.1 सेकंड से बाद आएगा, लेकिन और सेंसेशन क्रिएट करेगा, लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं होता है, तो इसीलिए वो एको वाला सिचुएशन क्रिएट नहीं कर पाता। लेकिन बड़े हॉल में तो ये हो सकता है, और बड़े हॉल में होता भी है। बड़े हॉल में जाके अगर आप कुछ कहते हैं तो आपको एको सुनाई देता है, अपने ही आवाज़ आपको बार बार सुनाई देता है। इसे रिवर्बरेशन कहा जाता है, रिवर्बरेशन। तो बड़े हॉल में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट टाइम जब साउंड जाके वहाँ से कोलाइड करके वापस आ रहा, तो वो वापस आने वाला साउंड को हम लोग सुन लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर साउंड का स्पीड आप मान के चले 22 डिग्री सेल्सियस में साउंड का, ड्राई एयर में साउंड का स्पीड होता है 344 मीटर पर सेकेंड। अगर ये आप ये वाला जो डेटा है, इसे लेके आप अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि बॉडी को कितना दूर होना होगा कि वो एको क्रिएट करेगा। एक बड़ा सा वॉल को या पहाड़ी को एटलीस्ट कितना दूर होना होगा कि वो एको क्रिएट करेगा। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। साउंड यहाँ से गया वापस आया, कितना समय लगना चाहिए? 0.1 सेकंड लगना चाहिए, 0.1 सेकंड या उससे ज़्यादा लगना चाहिए। तो चलिए 0.1 सेकंड मान के चलते हैं। 0.1 सेकंड में इसको जाना है और आना है, ठीक है। 0.1 सेकंड में साउंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 34.4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, 344 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर वो चले तो फिर 0.1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 10 से डिवाइड करते हैं, 34.4। सो इस डिस्टेंस को, जाना और आना, इस टोटल डिस्टेंस को 34.4 मीटर का होना है एटलीस्ट। उससे ज़्यादा होगा तो ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उतना होना है। तो बॉडी को कितना दूर रहना होगा? साउंड गया और आया, टोटल 34.4 मीटर, तो बॉडी को कितना दूर रहना होगा? इसी का आधा, दैट इज 34 का आधा कितना? 17, और 0.4 का आधा कितना? 0.2। तो 17.2 मीटर दूर होना होगा एटलीस्ट। उससे ज़्यादा हो तो भी एको होगा, लेकिन उससे कम हो तो एको नहीं होगा, नॉन परसीवेबल होगा। एको तो होगा, एको आई शुडंट से एको होगा, रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन वो एको का परसेप्शन हमारे दिमाग में क्रिएट नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि बड़े हॉल में इस तरह का प्रॉब्लम होता है, एको का प्रॉब्लम होता है, जिसे कि रिवर्बरेशन कहा जाता है। इसे घटाने के लिए, अगर बड़े हॉल में रिवर्बरेशन का प्रॉब्लम हो तो फिर हम लोग बात नहीं कर पाएंगे बड़े हॉल में। अगर कोई कुछ लेक्चर दे रहा तो किसी को समझ में नहीं आएगा, इतना बार वो इतना रिफ्लेक्शन के बाद साउंड बड़ा फजी सा हो जाएगा, हमें सुनाई नहीं देगा। तो इसके लिए नॉर्मली क्या किया जाता है कि जो वॉल्स है, वॉल्स को साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो होता है, जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे ढक दिया जाता है पूरे वॉल को। या फिर जो प्लास्टर किया जाता है वो बड़ा रफ प्लास्टर किया जाता है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो भी वापस आ रहा है वो इतना ज़्यादा डिस्टिंक्ट साउंड क्रिएट ना करे, वही खुद फजी हो जाए। अगर रिफ्लेक्ट करने के बाद साउंड फजी सा हो जाएगा तो वो ओरिजिनल साउंड पे कुछ खास असर नहीं डाल पाएगा। तो इसीलिए रफ प्लास्टर किया जाता है या फिर साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल से पूरा वॉल को और सीलिंग को ढक दिया जाता है। तो ये तो साउंड के रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें थी, इस तरह का प्रॉब्लम हम फेस करते हैं बड़े हॉल्स में, और एको एग्जैक्टली है क्या, एको होने के लिए कितना डिस्टेंस में होना होगा ऑब्जेक्ट को। तो ये बेसिक चीज़ें थी। लेकिन हमेशा ये जो साउंड का रिफ्लेक्शन वाला जो फिनोमेनॉन है, ये हमेशा हमारे लिए बुरा ही होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। बड़े हॉल में रिवर्बरेशन हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन हमेशा ये बुरा ही है ऐसी बात नहीं है। इसका जो रिफ्लेक्शन वाला प्रॉपर्टी है साउंड का, इसे यूज़ करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और हमारे लिए बहुत यूज़फुल चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि स्टेथोस्कोप हो गया। हम लोग हर रोज़ तरह तरह की आवाज़ें सुनते हैं। जब हम मार्केट जाते हैं तो लोगों की शोरगुल, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़, ये सब हमें सुनाई देता है। और जब हम शहर से दूर जाते हैं तो हमें पंछियों की चहकने की आवाज़, नदी की कलकलाहट सुनाई देता है। हम आवाज़ यानी साउंड से घिरे हुए हैं। कुछ आवाज़ बहुत तीखी होती है, जैसे कि बच्चों की चीखने की आवाज़, अप्लायंसेस की बीप की आवाज़। हम इन्हें हाई पिच साउंड कहते हैं।
कुछ साउंड्स का पिच लो होता है, जैसे कि उड़ते हुए मधुमक्खी के पंखों से निकला हुआ साउंड। ओके, अभी मैं अपने गले से आवाज निकालूंगा, लो पिच से हाई पिच। रेडी? साउंड का पिच उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आप पूछेंगे कि साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या है? इसके लिए आपको जानना होगा कि साउंड क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो अपने आसपास के मीडियम के पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम्स को भी वाइब्रेट करता है। यही साउंड है। देखिए, पार्टिकल्स आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है। एक बार आगे जाना फिर पीछे आना, ये होता है एक ऑसिलेशन। पार्टिकल 1 सेकंड में जितनी बार ऑसिलेट करता है वही होता है उस साउंड का फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन को 1 हर्ट्ज कहा जाता है। यहाँ ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से निकला हुआ साउंड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जब साउंड का फ्रीक्वेंसी लो होता है तो उससे लो पिच साउंड निकलता है, और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है तो उससे हाई पिच साउंड निकलता है। अब अगर हम पिच को बढ़ाते जाएं तो एक समय के बाद हमें साउंड सुनाई देना बंद हो जाता है। उसी तरह से पिच को घटाते जाएं तो भी यही होगा। एक समय के बाद हमें साउंड सुनाई देना बंद हो जाता है। इसका मतलब हम एक खास रेंज के फ्रीक्वेंसी के साउंड को ही सुन सकते हैं। क्या आपको पता है कि वो रेंज क्या है? इंसानों का सुनने का रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 1 सेकंड में 20 ऑसिलेशंस से लेकर 20,000 ऑसिलेशंस तक। पर ध्यान रखें कि हर एक के लिए ये रेंज सेम नहीं होता। हमारी उम्र बढ़ते साथ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को सुनने की एबिलिटी घटते जाता है। कुछ महीनों का बच्चा 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाता है, जबकि एक 20 साल का स्वस्थ इंसान 18,000 हर्ट्ज तक सुन पाता है, और 40 साल का एक स्वस्थ इंसान लगभग 15,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाता है, और 60 साल में हम लगभग 11,000 हर्ट्ज तक सुन पाते हैं। ये तो रही हम इंसानों की सुनने की एबिलिटी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। पर अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हुआ तो क्या हम इसे साउंड नहीं कहेंगे? दोस्त, साउंड तो साउंड होता है। आज अगर आपकी उम्र 14 साल है और 16,000 हर्ट्ज आपको सुनाई दे रहा है और आप इसे साउंड कह रहे हैं, तो क्या जब आप 40 साल के हो जाएंगे और ये साउंड आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा, तब क्या आप कहेंगे कि ये साउंड नहीं है? हम ऐसा नहीं कह सकते। हमारे सुनने की काबिलियत ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि कौन साउंड है और कौन नहीं। 20 हर्ट्ज के नीचे भी वो साउंड ही है और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर भी वो साउंड ही है, पर हम सुन नहीं पाते। और चूंकि ये हमारे सुनने के रेंज के बाहर है तो हम इन्हें अलग अलग नाम देते हैं। 20 हर्ट्ज के नीचे के साउंड को हम इंफ्रा साउंड कहते हैं। इंफ्रा का मतलब होता है बिलो, नीचे। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड को हम अल्ट्रा साउंड कहते हैं। अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, हिंदी में कहें तो परे। बहुत सारे जानवर जैसे कि गेंडा, व्हेल, हाथी वगैरह इंफ्रा साउंड को सुन पाता है। हाथी और व्हेल 15 हर्ट्ज तक सुन पाता है, जबकि गेंडा तो 4 हर्ट्ज तक सुन लेता है। बहुत सारे जानवर अल्ट्रा साउंड भी सुन सकता है। बॉटल नोज डॉल्फिन 1,60,000 हर्ट्ज तक सुन पाता है, जबकि चमगादड़ के कुछ प्रजाति 2 लाख हर्ट्ज तक सुन लेता है। अब भले ही हम अल्ट्रासाउंड को सुन न सके, पर हमने इसे यूज करते हुए रडार, सोनार जैसे तरह तरह के टेक्नोलॉजी डेवलप किया है।